नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चनपुर में। आज का सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो एग्जाम में आएंगे आपको बिल्कुल वैसे ही वैसे। इस पार्टिकुलर सेशन में आपको मिलने वाले हैं 25 MCQs जो कि होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको मिलेंगी स्ट्रीम्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ पैसिफिक ओशियन का मतलब है कि प्रशांत महासागर की जितनी भी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, सारी की सारी आपको दी जाएंगी और ट्रिक के साथ आपको याद करवाई जाएंगी। इसके लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन प्री, यानी आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हमारा जब भी न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप कुछ स्टडी ऐप्स के जरिए अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं, सुपर फास्ट बना सकते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी ईमेल आईडी से 3+3+3 करके जितने चाहे उतने पास पा सकते हैं, फ्री पास पा सकते हैं टेस्ट पेपर, और उसके सारे के सारे फ्री टेस्ट यानी कि जो पेड टेस्ट हैं वो फ्री में ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको रेफरल कोड दिया जाएगा जिससे आपको ये 3+3+3+ डेज करके मिल जाएगा पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस रोग को, निम्नलिखित में से किस रोग को हनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होने वाला है टेटनेस, यानी कि टेटनेस को जो है हम हनुस्तंभ रोग के नाम से जानते हैं, यानी कि हनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है। टेटनस होता क्या है, क्या होता है, इसमें तो सारे के सारे पॉइंट हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट, टेटनस होता किस कारण से। तो टेटनस जो है इसका बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसी कारण हो जाता है। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम होता है बताता हूँ। जैसे इसका नाम होता है, क्या होता है, इसका लॉकजो बीमारी। क्या होता है, लॉकजो बीमारी। लॉकजो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये बीमारी जबड़े से स्टार्ट होती है, यानी कि जबड़ा लॉक हो जाता है, उसके बाद सारे शरीर में अकड़न हो जाती है, इससे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब वो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मधुमेह, ये क्या होता है। तो डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्यों होती है, जब शरीर के आपके रक्त में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें मधुमेह रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, जिससे हमें मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग किससे होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला पेस्टिस। क्या, पास्चुरेला पेस्टिस, उससे क्या होता है, प्लेग हो जाता है। प्लेग में आखिरकार होता क्या है, तो प्लेग में क्या होता है, हमारे शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। क्या, गांठें पड़ जाती हैं, और साथ ही साथ श्वसन मार्ग में भी गांठें पड़ जाती हैं, जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है, मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की जिसको प्लेग हो गया हुआ है। कैंसर क्या है, तो कैंसर को कौन नहीं जानता। तो कैंसर किस कारण होता है, तो इसके लिए एक वायरस भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। क्या, HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और जिस फैक्टर्स के कारण कैंसर होता है उन्हें कार्सिनोजेंस बोलते हैं। क्या, ओंकोजेनिक फैक्टर या कार्सिनोजेंस बोलते हैं। इसके लिए कोई जांच होती है, यहाँ बिल्कुल होती है। किसे क्या बोलते हैं उस जांच को, PET, यानी कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, PET है, इसके लिए जांच प्रोवाइड की जाती है। तो ठीक है, सारे के सारे मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और इससे कुछ पॉइंट जो है बन नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे तो यह वही कहा गया है कि टेटनस को जो है हनुस्तंभ रोग के नाम से जानते हैं। इसे किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, यानी कि वो अगड़ने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो कहा गया है इकोनॉमी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि इस इकोनॉमी में जो लॉस होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को प्रश्न से बाहर कर सकता है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। बुरे पैसा का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, खराब पैसा नहीं। बुरे पैसे का मतलब है ऐसे पैसे से है जिसकी वैल्यू, मान लीजिए जैसे कोई पैसा आप बना रहे हो, आप नहीं, मतलब सरकार बना रही है, उसमें 1 रुपये का खर्च आ रहा है, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वह कितनी है, 10 रुपये है। तो ये कैसा हो गया, बुरा पैसा। और लेकिन एक पैसा है जिसकी 10 रुपये खर्च हो रहे हैं बनाने में, उसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 रुपये है। तो लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पैसा है इसको कंजर्व, यानी कि अपने पास सुरक्षित रखेंगे और इसको उपयोग में लाएंगे। तो कहा गया है कि इस पैसा, ये वाला जो पैसा है, जो महंगा वाला पैसा है, इसको लोग अंदर रखेंगे अपने पास। जैसे चांदी है, उस अगर चांदी का सिक्का है तो उसको अंदर रखेंगे, और अगर वैसा सादा वाला सिक्का है, स्टील वाला सिक्का है, तो उसको क्या है, अपने उपयोग में लाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो बुरा पैसा है वह अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ग्रेसम का नियम, यानी कि ग्रेसम के नियम में कहा गया है कि जो बुरा पैसा है वह अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर सकता है। और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एंगल का नियम। एंगल का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली जो आय का अनुपात है वो कम होता जाता है। मतलब क्या है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति 5 रुपये कमा रहा है, वो 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसका रेशो क्या हो गया, 5:1। इसके बाद अब एक व्यक्ति 6 रुपये कमा रहा है
और सिर्फ वो 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसका रेशो क्या हो गया 3:1। तो ये क्या हो गया है, उसका रेशो जो है कम होता जा रहा है। क्या हो जाए, कम होता जा रहा है। तो वही कहा गया है कि एंगल के नियम ने कहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर जो आय हो जाती है, खर्च होता है, उसका अनुपात घटता जाता है। बैक्स्टर के नियम कहा गया है कि एक विनियमित उद्योग इनपुट के रूप में कार्य करता है, तो उसका एकाधिकार दूसरे गैर विनियमित उद्योग को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई उद्योग है मेन इनपुट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह ओबियसली दूसरे उद्योग को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार कैम्बेल ने कहा है कि यह बताता है कि जितना अधिक मात्रात्मक संकेतक एक सामाजिक स्थिति में निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं, उतने भी अधिक से अधिक भ्रष्टाचार और विकृतियों से ग्रस्त होंगे। मतलब क्या है कि जितना आप रेड टेपिज्म करोगे, रेड टेपिज्म जो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, टेंशन नहीं लेना है। PDF आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरे मंथ्स की करंट अफेयर्स की PDF वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको मस्ट ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अपने। तो कहा गया है कि श्रेष्ठ प्रतिभूति का क्या मतलब है, पूछ रहे हैं श्रेष्ठ प्रतिभूति का क्या मतलब है। तो सर्राफा का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार या शुद्ध धातुओं का बाजार। तो इसका आंसर होने वाला है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ प्रतिभूति का मतलब यानी कि होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। मतलब क्या है, श्रेष्ठ प्रतिभूति सरकार द्वारा जारी उच्च श्रेणी वाले कम जोखिम के निवेश के साधन है। मतलब क्या होता है कि जो सरकारी काम होते हैं, यानी कि सरकार जैसे अब कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेती है, तो उसमें जोखिम कम होता है। क्योंकि श्रेष्ठ प्रतिभूति शब्द का उपयोग ज़्यादातर उस बाजार में किया जाता है जहाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ और ब्रांड का कारोबार होता है। एक श्रेष्ठ प्रतिभूति उच्च गुणवत्ता वाली, सरकार को हमेशा पैसा जो देती है वह बहुत ही उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी के लिए देती है, लेकिन बस वही है कि भ्रष्टाचार हो जाता है बीच में, तो वो थोड़ी उसका जो वैल्यू है थोड़ी कम हो जाती है। उसका मूल जो रेट इसमें होता है श्रेष्ठ प्रतिभूति में, उसका मूल समय के साथ काफ़ी स्थिर रहता है, मतलब बार बार चेंज नहीं होता है, उसका मूल्य जो है वह स्थिर रहता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन जो है अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। अब सोच रहे हो माइंड में क्वेश्चन आ गया, अदन की खाड़ी ये कहाँ पर स्थित है। तो जो अदन की खाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका और जो यूरोप वाला रीजन है, इसी के मध्य में क्या है, अदन की खाड़ी स्थित है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, वो डिस्कस करते हैं। तो कहाँ, बाबा अलमंदीब की खाड़ी। बाबा अलमंदीब की खाड़ी जो है वह अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। और क्या करती है बाबा अलमंदीब की खाड़ी, यह तो देश हैं कौन से, यमन और जिबूती को भी अलग अलग करती है। सारे के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है बाबा अलमंदीब की खाड़ी, तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, और इसके साथ साथ जिबूती और यमन को क्या करती है, अलग अलग करती है। टोरस जलसंधि की बात करते हैं तो यह कोरल सागर और आफरा सागर दोनों। अब पूछ रहे हो भाई ये कहाँ है कोरल सागर, ये कहाँ है, कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है जहाँ पर कोरल सागर यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, तो वहीं पर पाए जाते हैं कोरल सागर और आफरा सागर। तो वहीं पे क्या है, टोरस जलसंधि क्या करती है, तो ऑस्ट्रेलिया की पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है, अलग अलग करती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है एक और जल संधि है जिसका नाम है गॉस जल संधि। क्या है, बॉस जल संधि। क्या है, बॉस जल संधि, याद रखना है। मोजाम्बिक चैनल की बात करते हैं तो ये कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। करता क्या है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक चैनल को अलग अलग करता है, मोजाम्बिक स्थान को अलग अलग करता है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हुर्मुज जलडुमरद। ये क्या करता है, तो ये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। और कहाँ है, ईरान और अपराधी को अलग करता है। किसको, ईरान और अपराधी को अलग करता है। सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पूछा गया है कि जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होने वाला है कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक के अंदर है क्या है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है वह कहाँ है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अब कर्नाटक से और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो कर्नाटक की जो हम बात करते हैं तो कर्नाटक के अंदर पॉइंट्स बन सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे बैनरघट्टा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आदि राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल को क्या कहते हैं, केरल को 3-4 और नामों से जाना जाता है, जैसे स्पाइस बॉलो, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम, स्पाइस मतलब क्या होता है, मसालों की नगरी, मतलब एक मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली केरल के जो कुछ इंडेक्स आए हैं उनमें केरल टॉप पर रहा है, जैसे हेल्थ इंडेक्स में रहा है टॉप पर। इसके बाद SDG इंडेक्स जो आया है उसमें टॉप पर रहा है। इसके साथ जो एजुकेशन इंडेक्स है उसमें भी केरल टॉप पर रहा है। तमिलनाडु से बात करें, तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुल्ती राष्ट्रीय उद्यान, और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो भी कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है।
आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश को भी 2-3 अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एग बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसे कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और बनता है आंध्र प्रदेश के साथ कि आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन पाई जाती है, मतलब जो समुद्री तट की जो सबसे लंबाई है दूसरी नंबर की वो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश से पाई जाती है। तो पहली कहाँ पाई जाती है, तो पहली कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में, यानी कि पहली गुजरात के अंदर है, दूसरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। केरल से कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो कौन कौन से हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम अपने पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा पाया जाता है, अनमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा पाया जाता है, तो एक और पाया जाता है यहाँ पर, इसका नाम है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। और वहाँ आंध्र प्रदेश से एक पॉइंट और रह गया है, यहाँ पे हॉर्स हिल्स पाई जाती हैं। कौन सी, हॉर्स हिल्स। साथ ही साथ यहाँ पे पॉपी हिल्स भी पाई जाती हैं, और यहाँ पर पॉपी कोंडा नेशनल पार्क भी पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सारे के सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पॉइंट्स नोट करते जाइए। साथ ही साथ पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी, आपको ज्वाइन कर लेना है, सिंपल सा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बात करते हैं रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, यह कर्नाटक में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, वह कौन सा है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। एशिया ओपन बिल्ड स्टॉर्क, आम स्पूल मिल और ऊनी गर्दन वाले स्टॉर्क नियमित रूप से इस अभ्यारण्य में मौजूद नस्ल हैं। यह अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और कुछ विशेष नस्ल के पक्षी भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुस्तक का क्वेश्चन है, एक बुक का क्वेश्चन है, द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी है। द नेमसेक पुस्तक जो है वह किसने लिखी है, तो ऑप्शन है चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, अशोक मिश्रा, जे.के. रोलिंग। तो इसका आंसर होने वाला है झुम्पा लाहिड़ी, यानी कि झुम्पा लाहिड़ी जी हैं जिन्होंने क्या लिखी है, द नेमसेक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन के साथ थोड़ा खेल लेते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। तो झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक पुस्तक लिखी है, भाई एक क्या है, अमेरिकी लेखिका हैं जिन्होंने द लॉलैंड, द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स जैसी विभिन्न पुस्तकें भी लिखी हैं। ये पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट हैं कि झुम्पा लाहिड़ी जी की, तो आपको ये भी याद रखनी है। चेतन भगत एक भारतीय लेखक हैं, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से द 3 स्टेट ऑफ माई लाइफ, 5.1 ये आपको याद रखनी है। जे.के. रोलिंग की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश लेखिका हैं। कौन है, ब्रिटिश लेखिका हैं, उन्होंने द हैरी पॉटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। द हैरी पॉटर जो सीरीज़ है, बहुत बड़ी सीरीज है फिल्म की, उसमें क्या है, जे.के. रोलिंग ने इसको क्या है, जे.के. रोलिंग की जो इन्होंने लिखा है, जे.के. रोलिंग ने क्या किया है, इसको लिखा है। तो आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पंकज मिश्रा एक भारतीय लेखक हैं, क्या है, भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने एस ऑफ एंगर और एन एंड टू सफरिंग जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं, एन एंड टू सफरिंग जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है द ब्लू अम्ब्रेला, क्या, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पुस्तक का क्वेश्चन यानी कि बुक्स का क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं एसएससी का, तो उसमें एक ना एक बुक जरूर डिस्कस देखी जाती है, यानी कि एक ना एक बुक का क्वेश्चन जरूर आता है। तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने, अरविंद डिक ने, एरिक सेगल ने, आर के नारायण ने। तो इसका आंसर होने वाला है रस्किन बॉन्ड ने, यानी कि द रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी है। ऑप्शन के साथ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है वह किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रस्किन बॉन्ड को है ब्रिटिश मूल की भारतीय लेखक है, मतलब इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ है, ब्रिटिश में हुआ है, यानी कि ब्रिटेन में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, और ये लेखक कहाँ के हैं, भारत में आके रहते हैं। द रूम ऑन द रॉक इनका जो पहला उपन्यास है, क्या है, इनका जो पहला इनके द्वारा लिखा गया है पहला उपन्यास है द रूम ऑन द रॉक, आपको याद रखना है। अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर ट्रीज स्टिल ग्रो के लिए उन्हें 1992 में 7 अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस के बताते हैं, तो ऑप्शंस में अरविंद डिक, अरविंद डिक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, तो व्हाइट टाइगर, कौन सी पुस्तक, व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है। एरिक सेगल की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी लिखी है, एक्ट्स ऑफ फेथ, यानी कि एक्ट्स ऑफ फेथ जो पुस्तक है वह किसने लिखी है, एरिक सेगल ने लिखी है। आर के नारायण की बात करते हैं तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, द गाइड एंड द इंग्लिश टीचर, 2 पुस्तक लिखी हैं, और भी पुस्तक लिखी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया हूँ कि द गाइड और द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक है वह किसने लिखी है, आर के नारायण ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा, आपको याद रखना है इसको। ऑप्शन है रामजी सुतार, बीबी दोषी, एडवर्ड लुटियंस, ले कार्बूजिए। तो इसका आंसर होने वाला है ले कार्बूजिए, यानी कि जो ले कार्बूजिए हैं उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ की शहर की रूपरेखा की है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो रामजी सुतार कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको कौन नहीं जानता है, इन्होंने जो भारतीय यानी कि विश्व की, भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कितनी मीटर ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है। कितनी है, 182 मीटर ऊंची है। उसकी जो रूपरेखा है वह इन्होंने बनाई थी। बीबी दोषी की बात करते हैं और एडवर्ड लुटियंस की बात करते हैं तो एडवर्ड लुटियंस ने क्या किया था,
दिल्ली शहर की रूपरेखा जो है एडवर्ड लुटियंस ने बनाई थी। बीबी दोशी की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ आईआईएम्स की जो है रूपरेखा बनाई है, जो डिस्कस करते हैं। तो बीबी दोशी की बात करते हैं तो उन्होंने आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम उदयपुर की जो रूपरेखा बनाई है। रामजी सुतार की बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की रूपरेखा बनाई है। एडवर्ड लुटियंस की बात करते हैं तो उन्होंने इंग्लैंड से हैं जी, और इन्होंने कहा है नई दिल्ली की रूपरेखा इन्होंने बनाई है। ले कार्बूस ये कहाँ से हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से हैं, तो कहाँ से, फ्रांस से हैं। उन्होंने चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा बनाई थी। चंडीगढ़ शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। चंडीगढ़ के बारे में है कि चंडीगढ़ कहाँ है, तो शिवालिक श्रेणी की तलहटी में स्थित है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, सबको पता है। यह एक प्रशासक द्वारा नहीं कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रेड इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कहा गया है कि ब्रेड इंडेक्स जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन है कच्चे तेल की कीमतों से, तांबे की भविष्य की कीमतों से, सोने की भविष्य की कीमतों से, या शिपिंग दर सूचकांक से। तो इसका आंसर होने वाला है कच्चे तेल की कीमतों से, यानी कि जो ब्रेड इंडेक्स है वह कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। यह क्या करता है कि कच्चे तेल की कीमतों को जो है वर्गीकृत करता है, उनका एक अच्छा मूल्य निश्चित करता है। जैसे क्या कहता है, ब्रेड इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित होता है। यह ब्रेड इंडेक्स मीठे कच्चे तेल का व्यापार वर्गीकरण है जो सारी दुनिया में कच्चे तेल के क्रय के एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य करता है। मतलब ये सब देखता है कि काम सही से चल रहा है कि क्या, इंडेक्स सब शो करता है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स शो करता है कि गुणवत्ता कैसी है, वो जो मूल्य वगैरह है वह सही तरीके से है कि नहीं है, तो वो सब ये शो करता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा है। मतलब दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा है वह कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इसका आंसर होने वाला है तमिल भाषा, यानी कि तमिल भाषा जो है वह दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा है। तो डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा कि तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत की पुरानी भाषा है। यह कब हुई थी, 200 ईसा पूर्व में इसका जो उत्पत्ति देखा गया था। इसको वो कब देखा गया था, 200 ईसा पूर्व में देखा गया था। यह दुनिया की 7 प्राचीन भाषाओं में से एक है जो अभी भी बोली जाती हैं। मलयालम तमिल की उपभाषा है। मलयालम तमिल की उपभाषा है, मतलब क्या है, जिस प्रकार हिंदी संस्कृत की उपभाषा है, मतलब संस्कृत से क्या बनी है, हिंदी बनी है, उसी प्रकार मलयालम जो है तमिल से बनी है। इसकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी। और कन्नड़ जो है वह 400 ईस्वी और तेलुगु जो है वह 571 ईस्वी में उत्पन्न यानी कि देखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव खांसी का कारण होता है, यानी कि जो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव खांसी का कारण होता है। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इसका आंसर होने वाला है बैक्टीरिया, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है अभी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कौन सा काली खांसी को पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, और बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, यानी कि बोर्डेटेला इसका नाम है बैक्टीरिया का, क्या है, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको याद रखना है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण यह काली खांसी हो जाती है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो काली खांसी किससे होती है, बैक्टीरिया, नाम क्या बताया, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। हैजा की बात करते हैं तो ये किससे होता है, रेबी बैक्टीरिया से होता है। नाम क्या है, इसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है, विब्रियो कॉलेरी। गंजापन, हाँ बहुत बार पूछा गया है, किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। एथलीट फुट और दांत जो है वह भी किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि एथलीट फुट का जो कवक है, जो फंगस, उसका नाम क्या है, तो टीनिया पेरिस। क्या नाम है, याद रखना है, टीनिया पेरिस। दांत का क्या है, तो एस्पोर्जिलस फ्यूमिगेट्स, सॉरी, दांत का है माइक्रोस्पोरम लोमोसम। क्या है, माइक्रोस्पोरम लोमोसम। दांत का क्या है, माइक्रोस्पोरम लोमोसम। एस्पोर्जिलस फ्यूमिगेट्स अस्थमा का है, जो कवक के कारण हो जाता है। क्षयरोग की बात करते हैं तो यह बेसिलस यानी कि बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया है कि वसा को संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। पूछ रहे हैं कि वसा को जो ऊतक संग्रहित करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, रक्त, अस्थि, वसामय यानी कि एडिपोस, लसिका। तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, वसामय, यानी कि एडिपोस जो होता है उसके अंदर वसा को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन की बात करते हैं, रक्त, सबसे ज़्यादा रक्त पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में हाँ पानी पाया जाता है यानी कि वाटर पाया जाता है, लेकिन रक्त पाया जाता है। उसके कारण रक्त का जो पीएच मान वह कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 होने की वजह से हमारा शरीर का तापमान है वह भी कितना माना जाता है, 7.4 माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त क्या है, तो यह एक सरल तरल यानी कि सरल द्रव संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अस्थि की बात करते हैं तो अस्थि किससे मिलकर बनी होती है, तो कैसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे, कोसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे, कोसीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। लसिका की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती हैं। तो आगे चलते हैं।
तो बसामय ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के तापारोधन यानी कि जो ताप होता है उसको कम करने, तापारोधन प्रदान करने, उसको कम करने का प्रयास करता है और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। और वसा का एक अच्छा योगदान भी होता है कि इससे जो चोट होती है उसको यह बहुत अपने आप में ही एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब शरीर के अंगों की रक्षा करता है। वसामय ऊतकों की कोशिकाओं को वसाणु कहा जाता है जो निष्प्रभावी वसा के रूप में वसा को जमा करते रहते हैं। संयोजी ऊतक एक प्रकार का पशु ऊतक यानी कि जंतु ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार होता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपको पढ़ लेने हैं क्या? ढीले संयोजी ऊतक, घने संयोजी ऊतक और विशिष्ट संयोजी ऊतक। घने संयोजी ऊतक में आ जाते हैं जैसे टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट आपको याद रखनी है। टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को, मसल्स को किससे जोड़ता है? बोन के साथ जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है? हड्डी यानी कि बोन को बोन से जोड़ता है। इसके आपको कन्फ्यूजन होती हुई टेंडन और लिगामेंट में, तो आपको बता दूं कैसे आपको याद रखना है। तो आपको रखना है MBT। क्या रखना है यार? MBT। इसका मतलब है मसल्स, बोन, कौन जोड़ता है? टेंडन। अब बचा दूसरा है तो वो तो बोन प्लस बोन कौन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। क्या? बोन प्लस बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। तो ये आपको इस सिंपल तरीका से याद हो जाएगा कि मसल्स प्लस बोन जोड़ता कौन है? टेंडन। और बोन और बोन मिलकर क्या होती है? लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट इनको जोड़ देता है। जब एक याद हो जाएगा ना तो दूसरा सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं? अब दर्शन शास्त्र रहे हैं तो कितने दर्शन शास्त्र होते हैं भारत में पूरे, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के हैं? तो 6 दर्शन शास्त्र होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि महर्षि गौतम किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होने वाला है न्याय, यानी कि महर्षि गौतम जो है वह न्याय दर्शन शास्त्र से संबंधित होने वाले हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं तो बात देखो, भारत में जो हिंदी दर्शन है वह कितने होते हैं? 6 दर्शन होते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। संत की बात करते हैं और भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो संत कपिल जो थे वो किससे संबंधित थे? सांख्य दर्शन से। महर्षि पतंजलि, इन्हें कौन नहीं जानता है? रामदेव बाबा ने इनको फेमस कर रखा है। क्या? योग से संबंधित थे। संत गौतम की बात करते हैं तो न्याय से संबंधित थे। और महर्षि कणाद की बात करते हैं तो वैशेषिक से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि लेवांते और लेवांतर कहाँ की स्थानीय हवा है? पूछा गया है कि लेवांते और लेवांतर है वह कहाँ की स्थानीय हवा है? तो ऑप्शन पूछा है पश्चिम अफ्रीका, रूस, स्पेन, मिस्र। तो इसका आंसर होने वाला है स्पेन, यानी कि स्पेन में लेवांते और लेवांतर नाम की हवा चलती है। ऑप्शन क्या बन सकते हैं? स्पेन से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे स्पेन में एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है प्रेनी पर्वतमाला। स्पेन में घास के मैदान पाए जाते हैं, कैंटाब्रियन का पठार और मसेटा का पठार भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ स्पेन में पाया जाता है अपना, स्पेन में प्रेनी की पर्वतमाला में बता दिया है मैंने आपको, मसेटा और कैंटाब्रियन का पठार भी बता दिया है। इसके साथ यहाँ पाया जाता है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा तो अपने उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर पाया जाता है सियरा मोरेना। क्या पाया जाता है? सियरा मोरेना यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रूस की। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में पाया जाता है। कौन कौन से में? यूरोप में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र को कहा जाता है सुएज नदी का वरदान। क्या कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है सुएज नदी का वरदान कहा जाता है। सुएज जो नहर है उसका वरदान कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका की बात करते हैं तो पश्चिमी अफ्रीका को कहा जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में क्या पाई जाती है? सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है एक, उसका नाम क्या है? जो किलिमंजारो है। किलिमंजारो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं। इसके साथ साथ और बता सकता हूँ आपको, क्या बता सकता हूँ, तो आगे इनके जो हवाएं हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्पेन की बात करते हैं तो लेवांते और लेवांतर वाली जो हवाएं हो गई हैं किस प्रकार की हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं। इसके बाद रूस की बात करते हैं तो रूस क्या है? पुर्गा हवा। रूस में कौन सी पाई जाती है? पुर्गा हवा, जो कि कैसी है? ठंडी हवा है। मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र में कौन सी? खमसन हवा पाई जाती है जो कैसी है? गर्म और शुष्क हवा है। पश्चिमी अफ्रीका की बात करते हैं तो कौन सी? हरमट्टन हवा पाई जाती है जो कैसी है? गर्म और शुष्क हवा है। हाँ, मिस्र के बारे में मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया, सॉरी, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफ़ कर देना। जो मिस्र है सुएज नदी का नहीं, नील नदी का बलिदान कहा जाता है। किसी? मिस्र को नील नदी का बलिदान कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। किस न्याय का जो राज्य का न्यायालय है उसके बाहर, यानी कि जो हाई कोर्ट है वह उसके बाहर है? तो ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो न्यायालय है वह उसके बाहर स्थित है। तो इनके जो ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है क्षेत्राधिकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है की सीट जो है गुवाहाटी असम में स्थित है। इसका जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार है। बात करते हैं उच्च न्यायालयों का नाम और उनके क्षेत्राधिकारों की। तो जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसमें कौन कौन से जो रीजन है, क्षेत्र आते हैं, वे कौन कौन से आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सिर्फ एक क्षेत्र आता है, वो आता है सिर्फ हिमाचल प्रदेश का। इसी प्रकार मणिपुर के पास मणिपुर का क्षेत्र है और सिक्किम के पास खुद का ही हाई कोर्ट है। ये आप सारे याद रखने हैं। और सिक्किम से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये इंडिया का फर्स्ट डिफिकेशन फ्री, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है।
इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ सिक्किम क्या है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। क्या है, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? यानी कि क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका आंसर होने वाला है औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और भाइयों, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद औरंगजेब से बात करते हैं तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। इसने क्या किया था, अपने जो दरबार है वहाँ पर तबले वगैरह सब पर रोक लगा दी थी। इसने होली के मनाने पर भी रोक लगा दी थी। इसके साथ साथ यह ऐसा शासक था जो 2 बार बैठा था, यानी कि 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। आलमगीर के नाम से बैठा था। किसके नाम से? आलमगीर के नाम से बैठा था। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने क्या करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था, दिल्ली में करवाया था। इसके साथ साथ दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अगर पूछा जाए कि मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर से बात करते हैं तो जहांगीर ने निसार यानी कि नूरजहां से शादी की थी और निसार नामक तांबे के सिक्के चलाए थे। अकबर की बात करते हैं तो अकबर के शासनकाल में अकबर ने क्या किया था कि इन्होंने जो दास प्रथा है, जजिया कर है, उनको भी रोक लगा दी थी। इबादत खाने का निर्माण किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अलाई दरवाज़ा भी बनाया था। सॉरी, अलाई दरवाज़ा नहीं, इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको सारे के सारे पॉइंट्स जो है याद रखना है। तो मोती मस्जिद जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जो भारत के दिल्ली में लाल किले के अंदर दीवाने खास के पास स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जो है औरंगजेब ने करवाया था, अपनी दूसरी पत्नी को नवाब बाई के लिए करवाया था। और आगरा की मोती मस्जिद में, जैसा मैंने आपको बताया है कि मोती मस्जिद का पूछा जाए आगरा में किसने बनवाई थी, तो शाहजहां ने बनवाई थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पटना साहिब, तलवंडी, नांदेड़ में। तो इसका आंसर होने वाला है पटना साहिब में। यानी कि गुरु के 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन की बात करते हैं तो नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? नांदेड़ में इसकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी। तलवंडी की बात करते हैं तो जिनके जो सिखों के पहले गुरु थे, कौन से? गुरु नानक देव। उनकी जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। आगे चलते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, यानी कि जो अंतिम 10 के बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ आगे, उन गुरु गोविंद सिंह जो थे का जन्म बिहार के पटना में कब हुआ था? 5 जनवरी 1666 को हुआ था। उनकी मात्र 9 वर्ष की आयु में उनको संभालना पड़ा था। सिखों के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, यानी कि उनके 9वें जो गुरु थे वह कौन थे? तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने जो है इनका सिर कटवा दिया था। किसने कटवाया था? याद रखना है, औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया था। ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यू मूर आइलैंड यानी कि न्यू मूर द्वीप है कहाँ पर स्थित है? अंडमान सागर में, अरब सागर में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन की डेल्टा में। प्लीज़ यार देखो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन से अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो इसका आंसर होने वाला है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? न्यू मूर द्वीप स्थित है। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि न्यू मूर द्वीप जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा निर्वासित द्वीप है, मतलब इस पर कोई भी निवास नहीं करता है। यह द्वीप हरिभंगा नदी के मुहाने पर लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित था। मतलब क्या है कि यह पानी से अब डूब चुका है। इसे दक्षिण तलपट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह द्वीप चक्रवात भोला के बाद 1970 में ऊपर कर आया था और समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण यह 2010 में गायब हो गया है। मतलब यह पहले था, अब जो है यह पानी के अंदर डूब गया है। अब चलते हैं, देखते हैं इसको। तो यह कहाँ था? यहाँ पर स्थित था, लगभग यहाँ इस लोकेशन पर। यह कहाँ था? न्यू मूर आइलैंड यहाँ पर स्थित था। यह इंडिया का पार्ट है और यह क्या है? यहाँ से बांग्लादेश का पार्ट है। और यहाँ पर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। टिड्डे की बात करते हैं तो पूछ रहा है कि टिड्डे के कान, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझको ये, कि टिड्डे के कान कहाँ होते हैं? तो पैर पर, पेट पर, पंख पर या कीड़ों की पूंछ पर। तो इसका आंसर होने वाला है पैर पर। यानी कि पैर के जो आसपास होते हैं वो टिड्डे के कान होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या होता है कि श्रवण अंग जो क्या होता है, एक बड़ी झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा कहा जाता है। एक देखो, इसमें कैसे वैसे इनके कान तो पाए नहीं जाते हैं जैसे हमारे पाए जाते हैं। तो इनके क्या होता है, पेट की एक झिल्ली से होती है, कान का एक पर्दा कहा जाता है, जिसको पेट के पहले खंड के दोनों ओर स्थित होता है। यह पश्च पैरों के तले के पास होता है। कहाँ होता है? पैरों के तले के पास स्थित होता है। टिड्डे के शरीर 3 मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? सिर, वक्ष और उदर। उसके 6 संयुक्त पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं और 2 मूंछें होती हैं। उनका शरीर एक कठोर बाह्यकाल से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। टिड्डे स्पाइकल्स नामक छिद्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से सांस लेते हैं, जो शरीर के किनारों पर स्थित होते हैं। पूछा जाए कि वो आवाज़ वगैरह किससे करते हैं, तो ट्रैकिया से वो क्या करते हैं? आवाज़ वगैरह करते हैं। अब पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? क्या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है जेरोप्थेल्मिया,
ऑस्टियोमलेशिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथेमिया। तो इसका आंसर होने वाला है जेरोप्थेल्मिया, यानी कि जेरोप्थेल्मिया जो रोग है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला है। क्या होता है इसमें क्या होता है, जो आंखों में कमी हो जाती है, यानी कि आंखों में रूखापन हो जाता है, जिससे आंखों में जलन वगैरह हो जाती है और दिखाई कम देने लगता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ऑप्शंस क्या कहते हैं, तो ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है, वह किस में होता है, बड़े में होता है, मतलब वयस्क लोगों में होता है। बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो ल्यूकेमिया मतलब होता है कि शरीर में रक्त कोशिकाओं की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, ल्यूकेमिया कहलाता है। और पॉलीसिथेमिया क्या होता है, तो जब शरीर में आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। अच्छा बोल रहे हो बढ़िया है, रक्त बढ़ रहा है, रक्त की कोशिकाएं बढ़ रही हैं, तो बढ़िया ही, ये तो गलत क्या है, इससे तो बहुत अच्छा होगा, पर डे जाओ शाम के टाइम ब्लड निकलवा के दान कर जाओ, ब्लड को मतलब डोनेट कर दो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड जो कोशिकाएं जो बढ़ती हैं ना, वो टूटी फूटी बढ़ती हैं, मतलब आधी हैं, कुछ टेढ़ी चपटी, मतलब इस तरह से बढ़ती हैं, जिससे उनको नुकसान ही होता है उनसे। मतलब वैसा है कि कोई पैकिंग की मशीन अगर खराब हो गई है तो वो क्या करेगी, ऐसे ही ऐसे डाल दी जाएगी, आधे पैक करेगी, आधे ऐसे ही छोड़ देगी, तो वैसा ही होता है। तो ल्यूकेमिया और पॉलीसिथेमिया में यही कंडीशन हो जाती है कि जो रक्त कोशिकाएं बनती तो हैं, लेकिन वो कैसी बनती हैं, टूटी फूटी बनती हैं, मतलब पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। तो विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। वही कुछ मैंने जो आपको बता दिया है, वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सिंपल तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब निम्नलिखित क्वेश्चन है अगला अपना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विटामिन सनफ्लावर तेल, यानी कि सूरजमुखी का जो तेल होता है, सूरजमुखी के तेल सनफ्लावर तेल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है विटामिन ई प्लस ए, विटामिन ई प्लस बी, विटामिन ई प्लस सी, विटामिन ई प्लस डी। तो इसका आंसर होने वाला है विटामिन ई प्लस ए, यानी कि विटामिन ई प्लस ए जो है वह हमें किससे प्राप्त होते हैं, सनफ्लावर तेल से प्राप्त होते हैं। इसमें और भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी हुआ, विटामिन सी हुआ, विटामिन डी। विटामिन बी से क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने विटामिन होते हैं, टोटल 8 विटामिन होते हैं। इसका एक विटामिन होता है B12, विटामिन बी, यानी कि विटामिन B12 होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं इसको हम। इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन ई की बात अगर आए तो इसको क्या बोलते हैं, हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये आपको याद रखें, यानी कि जो रासायनिक नाम है वह बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किसने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं अरविंद घोष, आरिफ मोहम्मद खान, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होने वाला है आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि आरिफ मोहम्मद भाई साहब ने क्या किया था, वंदे मातरम को उर्दू में अनुवाद कर दिया था। अरविंद घोष की बात करते हैं तो इन्होंने जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो उन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो उन्होंने हमारा जनगण मन लिखा है, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, इसका नाम क्या है, हमारा सोनार बंगला। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दुर्गेश पटेल, डॉक्टर अरुण कृष्णन, सैम पित्रोदा, विशाल तिवारी। इसका आंसर होने वाला है डॉक्टर अरुण कृष्णन, यानी कि जो नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है उन्हें क्या जाता है, डॉक्टर अरुण कृष्णन को जाना जाता है। नीली क्रांति क्या है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है नीली क्रांति, और इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर अरुण कृष्णन को जाना जाता है। ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। सैम पित्रोदा जी की बात करते हैं तो इनको पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। तिलहन मतलब क्या है, सरसों और सूरजमुखी के तेल से उत्पादन से। दुर्गेश पटेल को बताते हैं तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनके जनक के रूप में जाना जाता है। और गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, प्याज उत्पादन से, यानी कि औषधि और झींगा उत्पादन और साथ ही साथ प्याज उत्पादन से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। विशाल तिवारी की बात करते हैं तो इनको लाल क्रांति, यानी कि लाल क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर उत्पादन से है। सारे के सारे पॉइंट्स जो सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो आपको प्लीज़ इन सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी किस यूनिवर्सिटी से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है कानपुर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है पंतनगर यूनिवर्सिटी, यानी कि पंतनगर यूनिवर्सिटी पूछे वो है कहाँ, तो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी जो है स्थित है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। तो यहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब हरित क्रांति की शुरुआत की किसने थी, तो MS स्वामीनाथन ने की थी। विश्व में कहाँ पर की थी, तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में उनको पुरस्कार दिया गया था। मद्रास यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी प्रेजेंट में नेशनल लेवल पर जो रैंकिंग आई थी यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें पहले नंबर पर कौन रही थी, मद्रास यूनिवर्सिटी रही थी। और बात करते हैं QS की जो वर्ल्ड रैंकिंग आई थी यूनिवर्सिटीज़ की आई थी, उसमें कौन टॉप पर आया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर आई थी। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किसान कॉल सेंटर जो है कब स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है जनवरी 2004,
अगस्त 1998, अक्टूबर 2005, सितंबर 2005। तो आपके आंसर होने वाला है जनवरी 2005, यानी कि जनवरी 2004 में जो है किसान कॉल सेंटर स्थापित किए गए थे। क्यों स्थापित किए गए थे भैया? तो जो किसानों की मदद करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए किसान कॉल सेंटर कब स्थापित किए गए थे? जनवरी 2004 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो जैसे अक्टूबर 2005 लिखा हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, 12 अक्टूबर 2005, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था, जो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया था। और राइट टू इन्फॉर्मेशन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह पहली बार किस देश में लाया गया था? तो स्वीडन जो कंट्री है उसमें सबसे पहली बार राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है RTI लाया गया था। सितंबर 2005 की बात करते हैं, तो ये नरेगा यानी कि मनरेगा की शुरुआत की गई थी, जिसको 2006 में जिसका नाम बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। अगस्त 1998 में बात करते हैं, तो इसमें क्या स्थापित किया गया था? तो अगस्त 1998 में किसान KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई थी, यानी कि शुरू किया गया था इसको। इससे हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके क्या सब क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची, अच्छा क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है लापेज, कुशल, हनल या लेह है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और प्लीज़ भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको रह गया है, क्या रह गया है अभी, कि ट्रिक रह गई है प्रशांत महासागर की, जो ठंडी जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो ट्रिक क्या होने वाली है? खाक का मतलब क्या? खाक, याद रखना है। खाक को वैसे गर्म से आप इसको रिलेट करोगे कि खाक हुए हैं जल के, नहीं वैसा नहीं है। इसको क्या करना है, उल्टा करना है। खाक जो है उसको क्या ठंडी जलधाराओं से हो जाएगी। तो क्या होने वाला है? के से क्या होने वाला है? कैलिफोर्निया की जलधारा। एस से क्या होने वाला है? हम्बोल्ट की जलधारा। ए से क्या होने वाला है? अंटार्कटिका की जलधारा। और क्यू से क्या होने वाला है? क्यूराली की जलधारा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। गर्म जलधाराओं की बात करते हैं, तो गर्म जलधाराएं होती हैं कास। क्या ना किस ट्रिक क्या है इसकी? कास। तो कास का मतलब क्या होगा? क्यूरोसियो की जलधारा। ए से अलास्का की जलधारा, और दूसरे ए से एल नीनो की जलधारा, और एस से जो है सुसीमा की जलधारा। क्या? सुसीमा की जलधारा। इसके बाद तो 2 हैं, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ट्रिक में शामिल नहीं किया मैंने। उत्तरी विस्पत्री की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो ये भी आपको याद रखनी है। प्लीज़ अगर अभी आपको ट्रिक बहुत अच्छी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सारे के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके शेयर करने से वीडियो को वॉचिंग आएगी, सब लोग देखेंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। उससे क्या होगा कि हमारा वीडियो जब भी आएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ पर आपको सभी मंथ की करंट अफेयर्स की PDF, वहाँ पर इंग्लिश की जो बुक है नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है उसकी PDF, साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपके क्वेश्चन के लिए, यानी कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रेडअप यूज़ करते हैं, ग्रेडअप प्लेटफॉर्म जिसे जानते हैं, स्टडी ऐप होता है, उस पर आप हमें सर्च कर सकते हैं। किस नाम से? आकाश भंडारी नाम से। AKASH, क्या होगा? AKASHBHANDARI, इस नाम से आप हमें सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का जो लोगो है उस पर आपको दिख जाएगा। तो आप उस पर भी उसको भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वहाँ पे जो नोट्स हैं मेरे, यानी कि सेव नोट्स हैं जो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। वो आर्टिकल्स जो उसमें मैंने सेव कर रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ वहाँ पे मैं 4 से 5 क्वेश्चन पर डे पोस्ट करता हूँ, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब टफ क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसको भी आप वहाँ पर अगर आप चलाते हैं, यानी ग्रेडअप यूज़ करते हैं, तो उसको आप वहाँ पे हमारे चैनल को जो है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हमारे चैनल की जो अपडेट्स हैं वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। तो भाई प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी अगला वीडियो भी आएगा। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।